और अब खबरों की तफसील। श्रीनगर के बेशतर इलाकों से आज बंदिशें हटा ली गई हैं, तहम 27वें रोज भी दफा 144 नाफिज है। नज़्म व नस्र की बरकरारी के लिए हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती की गई है। सड़कों पर प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन दुकानें और तिजारती मराकज बंद हैं। तालीमी इदारे खुले हैं, लेकिन तलबा की हाजिरी ना के बराबर है। मवासलाती निजाम के ठप होने के सबब लोगों को काफी मुश्किलात का भी सामना है। बीजेपी के कौमी नायब सदर अविनाश राय खन्ना ने वादी कश्मीर के हालात के हवाले से कहा कि हालात धीरे धीरे मामूल पर आ रहे हैं। अविनाश जम्मू में एक तकरीब के मौके पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने हिरासत में लिए गए असलधारे के सियासी लीडरान के हवाले से कहा कि सही वक्त पर ही इस बारे में कोई फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान के ताल्लुक से एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान न सिर्फ दुनिया में अकेला हो गया है, बल्कि इमरान खान पर अपने ही लोग भरोसा करते ही नहीं। देश में एक संविधान हुआ, देश में एक फ्लैग हुआ, 370 और 35 से धारा हटाई गई। उसके बाद मैं समझता हूँ जो देश में वातावरण है और ख़ास तौर पे जो कश्मीर में वातावरण है, वो एक लोगों के मन में एकता का भाव जो है वो पैदा हुआ है। धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मल हो रही है, स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं, ऑफिस में 99% हाज़िरी होनी शुरू हुई है, लोग अपने कामों के लिए सरकार के ऑफिस में जाते हैं। तो ये पूरी नॉर्मलसी बहुत जल्दी आ जाएगी। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का विकास और शांति दोनों साथ साथ चलें। बात का निर्णय अनुकूल समय आने पर ही लिया जाएगा। देखिए, जब पाकिस्तान इंटरनेशनली आइसोलेट हो गया है, इवन जिसका उनको मान था कि ये कंट्री उसका साथ देंगे, उन कंट्रीज़ में साफ बोल दिया है कि ये भारत का इंटरनल मामला है, आपको भी दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। अब सिर्फ वो ऐसी धमकी देकर डराना चाहता है। भारत पूरा सक्षम है, भारत के लोग देशभक्त लोग हैं, वो कभी भी पाकिस्तान की किसी भी चाल को कामयाब होने नहीं देंगे। और कल का शो आपने देख ही लिया कि पाकिस्तान की जनता भी, जो 1 घंटा उन्होंने प्रदर्शन करना था, पाकिस्तान की जनता भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ नहीं। श्रीनगर में आज फौज की पासिंग आउट परेड मुनक्किद की गई। जम्मू कश्मीर के 575 नौजवानों ने अपनी तरबियत मुकम्मल की। ये नौजवान जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में शामिल हुए हैं। इस मौके पर कश्मीरी नौजवानों ने फौज में शमूलियत पर बेपनाह मसरत का इजहार किया। श्रीनगर के रहने वाले वसीम अहमद मीर का कहना है कि फौज में शामिल होने पर उनके वालिदैन फख्र महसूस कर रहे हैं। वसीम का ये भी कहना है कि उन्होंने फौज में बहुत कुछ सीखा है। वसीम अहमद के वालिद भी फौज में हैं और उन्होंने अपने वालिद से ही तहरीक पाकर मुल्क की खिदमत करने का ये फैसला किया। जो मेरे ऊपर न किया जाए, सभी आज्ञाओं को मानूंगा और उनका पालन करूंगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की। यहाँ पे आके मुझे और मेरे पेरेंट्स को बहुत गर्व फील हो रहा है और यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड। उसके बाद हमारा मेंटली फिजिकल बनाते हैं, मेंटली प्रिपेयर करते हैं हमें आगे के लिए। मेरे फादर आर्मी में थे, तो उनकी यूनिफॉर्म देखी तो मेरे को शौक पड़ गया कि आर्मी में जाना ही जाना है। तो उसके बाद मैं देखता कि इनके डिसिप्लिन, इनकी हर चीज़ देखता गया तो बहुत ही अच्छा लगा। इनका खाने पीने का तरीका, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, हर चीज़ इनका डिसिप्लिन से चलता है। तो वो देख के बहुत खुशी हुई और तभी मैंने आर्मी ज्वाइन की। कश्मीर के को मैं तो कहता हूँ आना चाहिए आर्मी में, क्योंकि इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। खुशी तो बड़ी हुई कि हम अपनी ट्रेनिंग अच्छी से मेहनत से ख़त्म कर ली है। अब अपनी पलटन में जाएंगे, वो अपना ईमानदारी से और वफादारी से देश के साथ काम करेंगे। यहाँ से जाना भी है, पर खुशी इस बात की अपनी अपनी यूनिट में जाके, जिसके लिए आए थे अपनी यूनिट में डिप्लॉय होंगे। घर वाले खुश हैं।
जितनी मैं वैकेंसी रिलीज करता हूं उससे हर बार 20-25% ये फालतू मांगते हैं। और अभी तो बहुत ऊंचे दर्जे पे मैं शुक्रवार को ही एक मीटिंग अटेंड करके आया हूं मंत्रालय में, जहां पर वो और बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर तो जितनी अभी तक दी है तकरीबन समझ लीजिए आप 30% तो उसमें और इजाफा होगा, चाहे वो वैली की हो चाहे ले की हो, कुल मिला करके। तो मोटिवेशन में तो कमी नहीं है यहाँ के यूथ में, वो तो आप भी देख रहे हैं। ज़्यादा वैकेंसी अगर देनी पड़ रही है, सब भर्ती होना चाहते हैं। और जैसा जितने भी मैंने माता पिताओं से, भाई बहनों से अभी थोड़ा बहुत जो इंटरेक्शन की है, सब खुशी से आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रोजी रोटी नहीं मिल रही तो आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। देश के लिए जज्बा भी है, और जब देश की आप सेवा करेंगे तो देश आपकी सेवा करेगा। युवाओं को यही मैसेज दूंगा कि बहुत सारी रैली की भर्ती होती है, उसमें आइए और भर्ती होकर देश का सम्मान बढ़ाइए, भारत को उस दिशा तक ले जाइए। भारत की सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता को बढ़ाने के लिए आप आगे आइए और देश की रक्षा के लिए आगे बढ़िए। मुझे बहुत खुशी है, और खासकर ये परेड देखकर मुझे बहुत ही पुरानी याद आ रही है। 30-35 साल पुरानी याद आई है मुझे बहुत खुश हूँ मैं इसके लिए। मैं तो यही बोलूँगा कि युवा जो है अच्छे बने रहें और सहयोग करें हर काम में। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकरात के लिए पेशकश की है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा मशरूत बाहमी बातचीत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान का कहना है कि वो दो तरफा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तीसरे फरीक की मुआवनत मंजूर है, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से मुज़ाकरात का माहौल नहीं दिखाई दे रहा। और अब बात एनआरसी लिस्ट की। जी हां, एनआरसी की हतमी फहरिस्त आज जारी कर दी गई। 19,06,657 अफराद के नाम एनआरसी में शामिल नहीं किए गए हैं। इस फहरिस्त में 3,11,80,004 अफराद के नाम शामिल हैं। एनआरसी की वेबसाइट पर लोग अपना नाम देख सकते हैं। दूसरी सूरत में ऐसे लोग एनआरसी सेवा केंद्र, सर्किल और डिप्टी कमिश्नर के दफातर भी जा सकते हैं। जिन लोगों के नाम फहरिस्त में शामिल नहीं हैं, वो अब फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल से भी रुजू कर सकते हैं। और हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे ने एनआरसी पर तफसीलात फराहम की हैं। एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है। करीब 3,11,00,000 लोगों का नाम फाइनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। वहीं 19 लाख लोगों का नाम नहीं शामिल है, यानी कि इन तमाम लोगों को बाहर कर दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से यह कहा था कि वो एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी होने की तिथि को अब और आगे नहीं बढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मामले को मॉनिटर करता रहा। सुप्रीम कोर्ट में कोऑर्डिनेटर जो थे, एनआरसी के कोऑर्डिनेटर, उनकी तरफ से भी यह कहा गया कि कुछ आपत्तियां हैं जिसके लिए उनको समय दिया जाए। बीच में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई का समय रखा था, लेकिन आसाम में बाढ़ आ जाने की वजह से वो समय 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया। लेकिन केंद्र सरकार बार बार ये कहती रही कि एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी करने के लिए थोड़ा सा समय और दे दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त की डेडलाइन रखी है। आज फिलहाल एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है और करीब 3,11,00,000 लोगों का नाम इस फाइनल लिस्ट में शामिल किया गया है। वहीं असम के मुख्यमंत्री ने लोगों से यह अपील की है कि जिन तमाम लोगों के नाम शामिल नहीं हैं, वो फॉरेनर ट्राइब्यूनल में 120 दिन के अंदर अपील करें। सुरक्षा और व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है ताकि वहां पर ऊहापोह की स्थिति न होने पाए। लेकिन लंबे समय से जिसका इंतजार था, जिसका मॉनिटर देश की सबसे बड़ी अदालत भी कर रही थी, उस मॉनिटरिंग को लेकर अब असम की तरफ से फाइनल एनआरसी की लिस्ट जारी कर दी गई है। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। एनआरसी की पुरजोर वकालत करने वाली बीजेपी हतमी फहरिस्त की इशाअत पर खुश नहीं है। हेमंत बिस्व शर्मा का कहना है कि हकीकी हिंदुस्तानी शहरियों के नाम फहरिस्त में नहीं है। उनका मानना है कि मजीद गैर कानूनी तारकीन वतन के नाम इस फहरिस्त में शामिल होने चाहिए। उन्होंने दोबारा तौसीक कराने का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में हेमंत बिस्व शर्मा सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की बात भी कह रहे हैं। उनके मुताबिक कसूरवारों और गलतियों से पाक एनआरसी के लिए ऐसा करना जरूरी है।
बारपेटा से कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट अब्दुल खलीक ने एनआरसी की हतमी फहरिस्त पर नाराजगी का इजहार किया है। अब्दुल खलीक के मुताबिक फाइनल फहरिस्त में कई असल शहरियों के नाम ही शामिल नहीं हैं। Although I am not fully satisfied with the list, because I got information from various sources that lots of names of genuine Indian citizens drop out. I was MLA of a constituency, namely Jonia, earlier. And one person, Muslimuddin Ahmed, in 1960 he was the president of that block panchayat. Name of one of his daughter dropped out from NRC. So this, and I have got other information also. But one process has been completed. I appeal government to review the formation of foreigners tribunal. Now one tribunal tenure of one tribunal member is just 1 year. और वहीं एनआरसी मामले पर दिल्ली में कांग्रेस की अहम मीटिंग मुनक्किद की गई। लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने आसाम एनआरसी पर बीजेपी की चुटकी ली। अधीर रंजन के मुताबिक हुकूमत एनआरसी को कामयाब बनाने में नाकाम रही। हमारा कहना है कि कोई मान लीजिए जेन्युइन जो सिटीजन है हमारे देश की, कोई जेन्युइन सिटीजन को किसी हालत में ना निकाला जाए और जो जेन्युइन सिटीजन है हमारे देश की, ये सबको सुरक्षा दिया जाए। ना कोई धर्म, ना कोई मजहब, जो जेन्युइन सिटीजन है सबको सुरक्षित रखा जाए और जो जेन्युइन सिटीजन है किसी हालत में उनको ये एनआरसी लिस्ट से निकाला ना जाए। ये बस दो मुद्दा हमारा साफ है। सर, आपकी फिलहाल मीटिंग में क्या बातचीत हुई? मीटिंग में हम लोग बहुत सारे बात होते हैं। दादा, मनोज तिवारी ये कहते नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दिल्ली में भी घुसपैठी है, उनको भी हटाना चाहिए, दिल्ली में भी एनआरसी आना चाहिए। तो एक एनआरसी लेके वो तो मतलब तैयार नहीं कर सकते। एक एनआरसी को लेकर फंस गए और अगर चाहते हो तो ले सकते हो। उन्हीं की तो सारे सरकार है, वो हर जगह ले सकते, सदन के अंदर भी ले सकते। क्योंकि मैं भी एक बाहर वाले हूँ, मेरा पिताजी बांग्लादेश में रहते थे, मुझे भी ले सकते, निकल दे सकते थे। तो हर जगह लग सकते, वो तो पार्टी देश उनकी है, वो हर जगह कौन मना करते हैं सब लाने के लिए। लेकिन जो एनआरसी असम में चल रहा है उन एनआरसी को तो संभालने नहीं सकते हो। तो अगर इससे अगर वो चाहे कि हम हर प्रदेश में ले जाए तो ले जा सकते हैं। और वहीं एमआईएम सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने एनआरसी पर बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कौल फेल में तजाद है। जो फाइनल लिस्ट आ चुकी है, हम वजीर दाखिला जनाब अमित शाह साहब से पूछना चाहते हैं कि आपने एक बात कही थी कि 50 लाख घुसपैठी आसाम में है, अब वो झूठ बोल रहे थे या एनआरसी सच कह रही है? हम जानना चाहते हैं कि हमारे एक बहुत बड़े लीडर गुजरे इंद्रजीत गुप्ता, उन्होंने कहा था कि 40 लाख इलीगल लोग हैं। एसके सिन्हा ने कहा था कि पूरे आसाम के डिस्ट्रिक्ट्स मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाएंगे। श्री प्रकाश जायसवाल जो भी हैं, कानपुर के सांसद रह चुके हैं और एमओएस होम थे, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि 50 लाख। अब इन सब से हम पूछना चाहते हैं, भाई आपने जो एक क्या बोलते हैं मिथ खड़ा किया था, जो हवा खड़ा किया था, वो तो खत्म हो गया। अब तो सिर्फ 19 लाख का नंबर है। इसीलिए आज हम देखते हैं कि आसाम के बीजेपी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा, चरागपा हो चुके हैं, बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं वो। इसीलिए वो कहते हैं हम एनआरसी नहीं मानेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ये बात कह रहे हैं। हम बीजेपी से ये कहना चाहेंगे कि अब आप लेजिस्लेशन नहीं ला सकते, नहीं लाना चाहिए आपको, इसको ख़त्म करिए। इसको आपने गैर ज़रूरी तौर पर अब और किसी को हम टारगेट नहीं कर सकते, इसको बंद करिए। 19 लाख का नंबर बहुत बड़ा नंबर है। और जितने आसाम के मैं अपने हमारे दोस्तों से, जिम्मेदार लोगों से बातचीत किया, वो मुझसे कह रहे हैं कि ऐसे कई लोग हैं जिनके माँ बाप का नाम आया है, उनके बेटा और बेटी का नाम नहीं आया है। तो मुझे यकीन है कि अगर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जुडिशियस वे में एक्ट करेगा, आर्बिट्री तरीके में नहीं, तो यकीनन ये नंबर भी और गिरेगा। मगर हमारे देश के लिए ये एक बहुत बड़ा मसला बनने वाला है। और वहीं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मोहम्मद सनाउल्लाह का नाम भी एनआरसी की फहरिस्त में नहीं है। मोहम्मद सनाउल्लाह ने कहा कोर्ट पर उन्हें यकीन है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके साथ इंसाफ होगा।
मेरा नाम तो नहीं आएगा, कारण एज पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक मैं अभी जो डिक्लेयर किया है उसका सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट में है, उसका फैसला आया नहीं, इसलिए तो आने का संभावना नहीं है। तो देखा जाएगा, अभी सुप्रीम कोर्ट का मेरा तो पूरा भरोसा है, मेरे को न्याय मिलेगा, उसके बाद मैं दोबारा अप्लाई करूंगा, पक्का मेरे को एनआरसी का मैं हकदार हो जाऊंगा, इतना मेरा भरोसा है। और मुल्क के लिए खिदमत अंजाम देने वाले फौजी और सरहद पर दुश्मन से बरसरे पैकार होते हुए अपनी जान की बाजी तक लगाने वाले जवान को अगर ये कह दिया जाए कि वो इस मुल्क का बाशिंदा ही नहीं है तो यकीनन आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं उस साबिक फौजी बिमल चौधरी से जिनका नाम एनआरसी की फहरिस्त में शामिल नहीं है। बिमल चौधरी आसाम के करीमगंज के रहने वाले हैं। उन्होंने मुल्क की सरहदों की निगरानी की है, दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर उन्हें ललकारा है और जिंदगी के अपने आखिरी लम्हों में अपनी जिम्मेदारियों से सुबकदोश होकर अब खुद को हिंदुस्तानी बाशिंदा साबित करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वाज़ेह है कि एनआरसी की हतमी फहरिस्त जारी हो चुकी है और इस फहरिस्त में भी हजारों लोगों के नाम गायब हैं। লিস্টে আমার নাম নাই। আপনার নাম না আসে এখন কি বলেছে অফিস থেকে আপনাকে? এখন বসে বলেছে না, আমি কিছু করার নাই। আমি 1981 জানুয়ারি মাসে আমি সিগনালপুর আর্মিতে জয়েন করি। আর্মিতে 20 বছর প্রায় 20 বছর 19 বছর 9 মাস চাকরি করার পর আমি ভলেন্টারি রিটায়ারমেন্ট আসি 31 আগস্ট। তারপরে আসার পর এখানে আমি আসাম পুলিশের বর্ডার ব্রাঞ্চে আমি চাকরি করতেছি, বর্তমানে এখনও আছি আমি। তারপরও এখন দেশের সুরক্ষা বাবদে ডিউটি করার পরও আমাদের নাম নাই। এই অবস্থায় এখন বাকি অন্যান্য যে লোকদের নাম সুরক্ষিত থাকবে এটা কীরকম বিশ্বাস করা যায়? আপনি কি মনে হয় এই এনআরসিটা কি শুদ্ধ এনআরসি? না, এটা কোনো সময় ভাবা যায় না শুদ্ধ এনআরসি। और जिन लोगों के नाम एनआरसी की फहरिस्त में नहीं है उनमें सख्त नाराजगी और बरहमी कुछ यूं दिखाई दी। एनआरसी है, पहले से हम लोग बोल रहे थे रीवेरिफिकेशन के लिए, हम लोग का बात नहीं सुना। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट कोऑर्डिनेटर बोला हम लोगों ने 27% रीवेरिफिकेशन किया हो गया। आज देखिए रिजल्ट 19 लाख निकला है। 19 लाख में तो 4 लाख तो अप्लाई नहीं किया है, बाकी कितना निकलेगा? ज़्यादातर तो इंडियंस ही होंगे। तो वी आर नॉट हैप्पी विद दिस एनआरसी। ज़्यादातर हम लोग ने एनआरसी जो केस किया था 2019 को, केस इसलिए किया था कि एनआरसी से फॉरेनर्स को निकाला जाए। ऐसा नहीं किया था कि फॉरेनर्स को इंडियन किया जाए। आज का जो प्रोसेस है ऐसा लगता है कि इसमें इंडियंस कर रहा है, एनआरसी में बांग्लादेशियों को भारतीयकरण कर रहा है। यहाँ पर कुछ और अहम खबरें भी। सुनंदा पुष्कर केस में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से वाज़ेह तौर पर कहा है कि शशि थरूर के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का इल्जाम वाज़ेह होना चाहिए। पुलिस ने कहा कि शशि थरूर के खिलाफ 498A और 306 के तहत केस दर्ज होने चाहिए। दिल्ली की अदालत इस मामले में अगली समाअत 17 अक्टूबर को करेगी। वहीं सुनंदा पुष्कर के भाई आशीष दास ने कहा कि उनकी बहन अपनी शादीशुदा जिंदगी से बेहद खुश थी, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में वो बेहद परेशान भी रही थी। वाज़ेह है कि दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में 17 जनवरी 2014 को शशि थरूर की अहलिया सुनंदा पुष्कर की मुश्तबा हालत में मौत हो गई थी। महाराष्ट्र से खबर है जहां की धुले की एक केमिकल फैक्ट्री में धमाका हुआ। इस हादसे में 13 अफराद हलाक हुए जबकि दर्जनों जख्मी हैं। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने महलवकीन की बुरसा को 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। इंसानी जानों की ज़या पर फडणवीस ने दुख का इजहार किया। फिलहाल मुख्तलिफ जावियों से इस हादसे की जांच की जा रही है। तार भी जा लेता बोले मना बिहार सुपौल पुलिस एक ऐसे मामले में उलझ गई है जहां एक लड़के पर 2 खानदान अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं।
एक खानदान लड़के को रिंकू बता रहा है तो दूसरा दिलशाद। मामले में दोनों खानदान अपनी अपनी दावेदारी का सबूत तक पेश कर रहे हैं। बताया जाता है कि रिंकू गायब हो गया था। तलाश के बाद जिस घर में रिंकू मिला, घर वालों ने रिंकू को देने से मना कर दिया। घर वालों का कहना है कि ये उनका खोया हुआ बेटा दिलशाद है, जो कि 14 साल पहले दिल्ली से गायब हो गया था। पहचान था, वो भी देखा है, मुसलमानी हुआ है और क्या के बागी जो यहाँ पर ऑपरेशन किए थे वो भी है, और 5 बजे हल्का फेंक के चलता है वो भी है, आँख छोटा बड़ा सा है, पोलियो का शिकार वो भी है। हमरा पास में जैसे प्रूफ है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पहचान पत्र, पहचान आधार कार्ड है, तक बैंक खाता है। मैं पूछ रहा हूँ उनका बच्चा कैसे हो गया, सारे एविडेंस आपको जो भी है वो हमारे पास है। और बच्चे को हम लोग बिल्कुल बच्चे से, जब से वो नादान था और आज भी वो नादान है, वो क्योंकि मंदबुद्धि है। क्या नाम है? दिलशाद। दिलशाद नाम है तुम्हारा? ये तुम्हारा घर है? दिक्कत यह है कि दिलशाद कैसे अपने घर पहुंच गया। अगर वो दिलशाद सही माने में दिलशाद है तो घर कैसे पहुंचा, तो ऐसा थोड़ा सा जांच पड़ताल किया जा रहा है और आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग डीएनए टेस्ट भी करवाएंगे। हैदराबाद के इलाके पंजागुट्टा में वाक़े अग्रवाल आई हॉस्पिटल की जानिब से आंखों के अतिये से मुतालिक शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। शऊर बेदारी प्रोग्राम में स्कूली तालबा के अलावा पंजागुट्टा एसआई और अग्रवाल आई हॉस्पिटल के रीजनल हेड और दीगर ने शिरकत की। प्ले कार्ड के जरिए आंखों के अतिये से मुतालिक शऊर बेदार किया गया। मीडिया से बातचीत में रीजनल हेड ने कहा कि हर साल कॉर्निया के मसाइल से हजारों अफराद आंखों की बीनाई से महरूम हो रहे हैं। उन्होंने हर शख्स से आंखों का अतिया देने की अपील की है। कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें भी। अफगान तालिबान ने कुंदूज शहर पर एक मरतबा फिर हमला कर दिया। शहरी इंतजामिया के मुताबिक अस्करियत पसंदों ने आज अलसुब शहर पर कई सिमतों से चढ़ाई की। इस दौरान फौज और तालिबान जंगजुओं के दरमियान मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग का तबादला जारी रहा। तालिबान के तर्जुमान ने हमले की तस्दीक करते हुए बताया कि अस्करियत पसंद शहर के अंदर पहुंच चुके हैं और सरकारी इमारतों पर कब्जे का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब शहर की पुलिस के एक तर्जुमान ने कहा कि मशरक़ी और मगरबी सिमतों में तालिबान जंगजुओं को सख्त मज़ाहमत का सामना है। कई हमलावर हलाक किए जा चुके हैं। स्ट्रैटेजिक नौयत के इस अहम शहर पर तालिबान सन 2015 से कई मरतबा हमले कर चुके हैं। बेंगलुरु से खबर है, जहां एक समाजी खिदमत देखने को मिल रही है जो कि इंसान के आखिरी सफर की एक अहम जरूरत को पूरा करती है। जी हां, इकबाल शरीफ नामी समाजी कारकुन ने मैयत को नहलाने के लिए एक खास टेंट तैयार किया है। तो आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें। आदाब। बेंगलुरु की मस्जिद अकबरी में मैयत को नहलाने के लिए आरजी गुस्लखाना तैयार किया गया है। इस झोंपड़ी नुमा टेंट में मुकम्मल पर्दे के साथ बड़े अदब के साथ जस्द खाकी को गुस्ल दिया जा सकता है। शहर के समाजी कारकुन इकबाल शरीफ ने इस आरजी गुस्लखाने को तैयार किया है। इस टेंट का इस्तेमाल गलियों, मोहल्लों, अपार्टमेंट किसी भी मकाम पर किया जा सकता है। इसका 17,000 खर्चा आया, 17-18 हज़ार आया। वो चौड़ा 8 अड़ी, लंबा 10 अड़ी, यानी कि जनाजा भी मौजूद था, लोग भी ठहर सकते, नहलाई जाए भी। ये गुस्ल खाना जो है 8x10 का है, जिसके अंदर वाटर प्रूफ टेंटिंग है, टोटली डिटैचेबल है। ये इसको आसानी से खोल के आसानी से लेके जा सकते हैं, कहीं जहाँ होना लेके सकते हैं। मेरी एक आजिज़ाना दरख्वास्त क्या है बोले तो, हर मस्जिद में अगर ये रह गया बोले तो इंशाअल्लाह ताला मैयत की नहलाने में बेड भी से हम लोग बच सकते हैं। धूप बारिश के दरमियान भी इस टेंट में आसानी के साथ मैयत को गुस्ल दिया जा सकता है। समाजी खिदमत के मकसद से तैयार किए गए इस टेंट को इकबाल शरीफ ने मस्जिद अकबरी कमेटी के हवाले कर दिया है। इकबाल शरीफ की इस अनोखी खिदमत को हर कोई सराह रहा है। ये तो पर्दे की ज़रूरत है। अब छोटी छोटी गली में
पेंडाल नहीं बैठता, शामियाना बैठाने नहीं होता, गोशा पर्दा नहीं होता, उस हिसाब से बहुत बेहतर है। उसमें पेंडाल डालते हैं, उसमें पेंडाल लगता नहीं, उसके लिए दुख में रहते हैं। अब वो घर वाले तो कर नहीं सकते, अब आजू बाजू वाले बेडशीट लाओ, ये लो, ये लो, ये बहुत अच्छा इंतज़ाम है, हमारे बल भी करे। ऐसा हर जगह होना चाहिए, ऐसा जो इंतज़ाम है, नज़्म है, हर जगह होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं है। इंसान के आखिरी सफर को आसान और आरामदा बनाने के लिए इकबाल शरीफ ने गौसल खाने के साथ एक ऐसा बेल्ट भी तैयार किया है जिससे मैयत को आसानी के साथ उठाया जा सकता है। उन्होंने तदफीन के वक्त कब्र में उतरने के लिए सीढ़ी भी बनाई है। इस समाजी कारकुन ने बुजुर्गों की आसानी के लिए रहल भी तैयार की है। कुर्सी या पलंग पर बैठकर लोग 3 फुट लंबी इस रहल पर कुरान शरीफ का मुताला कर सकते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट।